हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के तहत अध्याय 9 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनका बैंगनी पुष्प था का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा बी ऑप्शन है कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू। तीसरा है कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। और डी है कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। इसमें जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग किसे कहते? ऐसे अंग जिनकी मौलिक संरचना उत्पत्ति में समान होते किंतु कार्य में भिन्न होते। इसका एग्जाम्पल हुआ स्मॉल डी। चौथा, तीसरा है विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से हमारी अधिक समानता है। आप देखते हैं चौथा, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। संतान का भी रंग आंखों का हल्का है और माता पिता के भी आंखों का रंग हल्का है। इसके आधार पे क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या पूछा है कि हल्के रंग का होना प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी? आइए देखते हैं उत्तर। यदि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के लक्षण के जीनोटाइप क्या हो? कैपिटल हो जो प्रभावी होते हैं, स्मॉल है अप्रभावी होते हैं। यदि कैपिटल है स्मॉल है तो उसे विषम युग्मी प्रभावी कहते हैं। तो हमको यहाँ सिद्ध करना कि प्रभावी लक्षण है कि अप्रभावी लक्षण। यदि बच्चे के लक्षण में जो जीन है के एलील है कैपिटल है तो माता पिता के लक्षण भी प्रभावी कैपिटल हो सकते हैं। यहाँ मान लीजिए जनक एक नर है, यहाँ मादा है, इनके अंदर संकरण हुआ तो 4 संतान उत्पन्न हुई। चारों में क्या हुआ? एलील है कैपिटल है। यदि मान लेते हैं बच्चे के लक्षण स्मॉल है अप्रभावी आंखों का रंग, तो उनके माता पिता के लक्षण भी क्या होंगे? अप्रभावी होंगे। तो इसके अंदर क्या है? स्मॉल है। जब इनका संकरण कराया गया तो चारों संतान में स्मॉल है मतलब अप्रभावी लक्षण है। अतः स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण क्या है, प्रभावी है या अप्रभावी होगा। अब है 5वां क्वेश्चन है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? अर्थात जैव विकास और वर्गीकरण दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इसी को हमको व्याख्या करना है। आइए देखते हैं जैव विकास, जिसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। जैव विकास के अंतर्गत पूर्व में उपस्थित जीवधारियों से, पहले से उपस्थित जीवधारियों से नई प्रजाति का विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरल संरचना वाले जीव से जटिल संरचना वाले जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। नई प्रजाति में कुछ लक्षण पूर्वज के भी होते हैं। नई प्रजाति जो बनती हैं उनके अंदर पूर्वज के भी लक्षण होते हैं। दूसरा है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में सरल संरचना वाले जीव से जटिल संरचना वाले जीव को उनके जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सरल संरचना वाले जीव हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जटिल संरचना वाले जीव हैं, उनके अंदर कुछ जाति वृत्ति संबंध होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उसी के आधार पर उनको हम बांट सकते हैं, वर्गीकृत किया गया है।
ज्यो ज्यो जैव विकासी संबंध अधिक स्पष्ट होते जाते हैं, वर्गीकरण प्रणाली में उसी के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैव विकास का संबंध या गुण अधिक मिलते जाते हैं तो उसके आधार पर वर्गीकरण में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अतः हम फाइनली कह सकते हैं कि जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन, जात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। पहला है उत्तर देखिए, समजातक जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, तो ऐसे अंग जो मौलिक संरचना व उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन किंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे अंगों को बोलते हैं समजात अंग। और उनमें ये जो समानता होती है उस समानता को हम बोलते हैं समजातता, होमोलॉगी। समजात अंग अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख रहिए, ये मान लीजिए जनक है, जनक से अनेक संतति का निर्माण होता है। इन सभी संततियों में कुछ न कुछ गुण क्या होंगे, जनक के होते हैं। अर्थात ये सिद्ध करते हैं कि ये जो जीव हैं एक ही जनक से उत्पन्न हुए हैं। क्यों अलग अलग हो गए हैं? क्योंकि एडाप्टेशन, अनुकूलन, जीवन में अनुकूलन के कारण ये अलग अलग प्रजाति के रूप में विकसित हुए हैं। समजात अंग यह स्पष्ट करते हैं कि यह सभी आपस में संबंधित हैं तथा एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और सील के फ्लिपर। चलिए अब देखते हैं जिन अंगों का हमने एग्जाम्पल दिया है, इनके अंगों की मूल संरचना समान है। इनमें क्रमशः हड्डियों की जो व्यवस्था होती है, ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, अंगुलास्थी की जो व्यवस्था होती है एक समान होती है। कंधे से लेकर कोहनी तक की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं और कोहनी से लेकर कलाई तक की हड्डी दो होती है उसे रेडियो अल्ना बोलते हैं। कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स और जो पंजा ये दिख रहा है यहाँ की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये अंगुलास्थी है, इन अंगुलास्थी की व्यवस्था है। ये सब जो व्यवस्था है सभी जो जीव हैं इनमें एक तरह से हैं, इसलिए इनकी मूल संरचना, उत्पत्ति एक समान होती है। लेकिन ये कार्य में क्या होते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए होते हैं, घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के उपयोग में आते हैं, चमगादड़ के पंख उड़ने, पक्षी के पंख उड़ने, तहसील के फ्लिपर जो होते हैं वो तैरने के काम में आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। इसका विपरीत है ऐसे अंग जो मौलिक संरचना व उत्पत्ति में असमान होते हैं किंतु कार्य में समान होते हैं। ऐसे अंग को बोलते हैं समरूप अंग कहते हैं। और इस तरह की समानता को समरूपता या एनालॉगी कहते हैं। समरूप अंग अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात समरूप अंग स्पष्ट करते हैं कि ऐसे जीवधारी की उत्पत्ति समान पूर्वजों से नहीं हुई है, अलग अलग पूर्वजों से हो सकती है। उदाहरण देखते हैं, कीट के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख कार्य के दृष्टिकोण से एक समान है। अर्थात ये तीनों उड़ने के काम में आते हैं लेकिन बनावट, उत्पत्ति के आधार पे अलग अलग। जैसे कीट के जो पंख है काइटिन के बने होते हैं, जबकि पक्षी के जो पंख होते हैं अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं, ये परों के बने होते हैं, फेदर्स के बने होते हैं। और चमगादड़ के जो पंख अग्रपाद की अंगुलियों के मध्य की त्वचा के भंज से बने होते हैं। ये है समरूप अंग।
अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया गया है। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। आइए देखते हैं उत्तर। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग काला होता है या भूरा तथा अप्रभावी रंग सफेद है। काला रंग का जीनोटाइप कैपिटल बी और सफेद रंग का जीनोटाइप स्मॉल बी। कुत्ते की खाल के रंग से संबंधित जीन के जो एलील हैं कैपिटल बी या स्मॉल बी, वो सप्रभाविता को डोमिनेंसी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रभावी जीन भी और अप्रभावी जीन दोनों मिलकर के जीव के अंदर लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। उस प्रभाविता को सहप्रभाविता कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। काला रंग के लिए यहाँ पे कैपिटल बी इसे प्रभावी समयुग्मी कहते हैं और सफेद रंग के लिए स्मॉल बी से अप्रभावी समयुग्मी कहते हैं। जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो सभी संतान होती हैं उनका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी होते हैं। इस व्यवस्था को हम चित्तकबरा कहते हैं। प्रभावी विषम युग्मी अर्थात इसके अंदर इनका भी गुण दिखाई पड़ता है, इनका भी गुण दिखाई पड़ता है। यदि प्रभावी लक्षण है जो कुत्ता पूरा काला होगा और उसके ऊपर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, इनको हम बोलते हैं चितकबरा कह सकते हैं। या ये पूरा कुत्ता सफेद हो सकता है और उनके ऊपर काले रंग का धब्बा हो सकता है। अब इन चितकबरा जीवों के बीच में जब आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में हमको क्या होते हैं, एक काला मिलता है, एक सफेद मिलता है, दो चितकबरा मिलते हैं। इनके समलक्षणी अनुपात क्या हैं? एक संबंधित दो संबंधित एक है, जिसमें एक काला है, दो चितकबरा, एक सफेद है। अब 8वां क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया गया है, विकासी संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। पहले जानने की कोशिश करते हैं जीवाश्म क्या है। जीवाश्म जिसको इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं, चट्टानों से प्राप्त प्राचीन कालीन जीवधारियों के अवशेष होते हैं जो कभी पृथ्वी पे मौजूद थे, आज मौजूद नहीं है। उन जीवाश्मों से क्या होता है? जीवाश्मों से हमें जीवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? वो कब आए, किस काल में वो ज्यादा डोमिनेंस थे, कब वो विलुप्त हुए, और वर्तमान में इन जीवों में आए परिवर्तनों को जानने में मदद मिलती है। शुरू के जीव में क्या गुण थे और आज के जीवों में क्या गुण है, क्या परिवर्तन आए, इससे इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जीवाश्म मिलती है। जीवाश्म के द्वारा पुरातन जीवों के समय निर्धारण तथा अंगों की संरचना के आधार पर आज के जीवों के विकास क्रम को समझा जा सकता है। ये महत्व है 2। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया गया है। किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। 9वां क्वेश्चन के लिए देखिए, A.I. ओपेरिन 1924 तथा J.B.M. हेल्डेन 1929 के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप अजैविक पदार्थों से हुई है। ओपेरिन तथा हेल्डेन के कथन की पुष्टि कौन किया था? स्टैनले मिलर ने। अब मैं अपने प्रयोग द्वारा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरल अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु उत्पन्न हो सकते हैं। स्टैनले ने उपकरण में आदिकालिक परिस्थिति का निर्माण किया। उन्होंने एक बड़े से फ्लास्क में, कौन से फ्लास्क में? उन्होंने एक बड़े से फ्लास्क में क्या लिया था? जलवाष्प, अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण लिया। विद्युत विसर्जन हेतु टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा 1 सप्ताह तक प्रवाहित की। उपकरण में लगा कंडेंसर, ये जो कंडेंसर दिख रहा है, गैसीय मिश्रण को ठंडा करता रहता था, जो पुनः जल वाष्प के साथ
वाष्प के रूप में उपकरण में प्रवाहित होता रहता था। सप्ताह के अंत में प्राप्त मिश्रण का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह कुछ अमीनो अम्ल तथा कुछ कार्बनिक अम्ल का मिश्रण है जो जीवन की उपस्थिति को सिद्ध करता है। अन्य वैज्ञानिकों ने भी अकार्बनिक पदार्थों से आदिकालिक परिस्थिति उत्पन्न करके विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया। इससे इस कथन की पुष्टि होती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। ये स्टैनले मिलर का प्रयोग है। ये बड़ा सा फ्लास्क है, ये छोटा फ्लास्क है, ये निर्वात है, इसके अंदर वायु निकाल दी गई। ये नली है, ये कंडेंसर है, यहाँ पे टोटी बना हुआ है, यहाँ पे बर्नर है। ये इनमें बड़े गैसों का मिश्रण लिया गया था, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इनका जो अनुपात था 2:1:2। ये टंगस्टन लगे हुए थे। यहाँ से पानी उबल रहा था। ये पानी जब उबाला जा रहा था तो वाष्प के रूप में ये आपके बड़े से फ्लास्क में आते थे। यहाँ पे क्या होता था, इन गैसों से मिश्रण होता था इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की वजह से, और ये जब गैसें आगे बढ़ती थी तो कंडेंसर ठंडा होकर के यहाँ इकट्ठा होती रहती थी। फिर ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलाया गया। आखिरी में हमको क्या मिला, कुछ जीवन उपयोगी कार्बनिक पदार्थ आपको इकट्ठा मिले, जिसके अंतर्गत शर्कराएं, एलानिन, ग्लाइसिन जो अमीनो अम्ल है प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। ये पूरा जो उपकरण था वो पहले आदिकालीन वातावरण को दर्शाया गया था। अब हम 10वां क्वेश्चन देते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव द्वारा जनन होता है, इसीलिए उत्पन्न संततियों में जनक के समान गुण उत्पन्न होते हैं, अर्थात विभिन्नताएं कम या नहीं उत्पन्न होती हैं। जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक नर मादा का बराबर योगदान होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं अधिक उत्पन्न होती हैं, अर्थात लैंगिक जनन के द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी और अधिक बढ़ती जाती हैं तथा स्थायी रूप ले लेती हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं जैव विकास में मदद करती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं ये जो किस प्रकार प्रभावित करती, इस क्वेश्चन का आंसर है लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं जीवों को प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने में सहायता करती हैं, जिससे उनका अस्तित्व भी बढ़ जाता है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। संतति में नर तथा मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। कोई संतति का जब निर्माण होता है तो उसमें नर जनक और मादा जनक के जो आनुवंशिक योगदान है वो बराबर है, उसको किस विधि के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, वो 2n डिप्लॉयड अवस्था में होती है। ये मान लेते हैं नर है, ये मादा है। इन दोनों में युग्मक जनक होता है, उस दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है तो नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या जो नर के में होती है नर युग्मक में आधी हो जाती है, मादा में भी आधी हो जाती है। अब इन दोनों में निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। युग्मनज से कोई जीव या मनुष्य का निर्माण होता है, फिर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। इस प्रकार युग्मक जनन तथा निषेचन क्रिया द्वारा प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। इससे स्पष्ट है कि संतति में नर तथा मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन देखते हैं। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं
समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं? नहीं सहमत है तो क्यों नहीं सहमत है? आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हाँ, हम इस कथन से सहमत हूं। क्यों सहमत हूं भाई? जो विभिन्नताएं एकल जीव व्यष्टि, व्यष्टि माने होता ऑर्गेनिज्म, के लिए उपयोगी होते हैं, वे विभिन्नताएं वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और प्राकृतिक चयन द्वारा समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या देखा? अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास का जो अभ्यास प्रश्न थे, प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक को हमने किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।